नमस्कार। आज का हमारा विषय है सामाजिक विचारक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीएस घुरिये के जाति, वर्ग एवं व्यवसाय के संबंध में विचारों के बारे में। यह बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। भारत में समाजशास्त्र के साथ गोविंद सदाशिव घुरिये का नाम बड़े सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। वे भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से एक हैं। भारत में न केवल समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित किया, वरन कई ऐसे छात्र भी उन्होंने प्रदान किए जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की एवं समाजशास्त्रीय शोध एवं सिद्धांतों के द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्धि प्रदान की। प्रोफेसर जीएस घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1893 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। घुरिये ने अनेक लेख लिखे तथा डॉक्टर रिवर्स के निर्देशन में एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट यानी जाति का प्रजातीय सिद्धांत विषय पर अपना शोध कार्य संपन्न किया। सन 1923 में प्रोफेसर घुरिये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण कर भारत लौट आए। सन 1924 में उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के रीडर एवं विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। प्रोफेसर घुरिये ने 25 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। उन्होंने लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्रीय परंपराएं विद्यमान रही हैं। जीएस घुरिये के लेखनों में हम इतिहास के बारे में, मानवशास्त्र के बारे में, हम समाजशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। वे एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 से 50 तक अध्यक्ष भी रहे हैं। घुरिये ने इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, यानी भारतीय समाजशास्त्रीय समाज की स्थापना की। इसके तत्वाधान में सन 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया, जो आज भारत में ही नहीं वरन विश्व की प्रमुख समाजशास्त्रीय पत्रिकाओं में से एक है। भारतीय समाजशास्त्रीय जगत में प्रोफेसर घुरिये का विशिष्ट स्थान रहा है। वे समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाने में संलग्न रहे, या उनका योगदान जो है समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्ध बनाने में रहा है। प्रोफेसर घुरिये की रचनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में से निम्न हैं: द एबोरिजन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943 में लिखी गई थी। गॉड्स एंड मैन 1962 में लिखी इन्होंने। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1962 में। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन 1962। द महादेव कोली 1963 में। द शेड्यूल्ड ट्राइब 1963। इंडियन साधुज 1964। रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965। सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में। यही हमारा आज का विषय है। प्रोफेसर जीएस घुरिये की इस पुस्तक के बारे में ही हम पढ़ेंगे। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन यानी जाति, वर्ग एवं व्यवसाय के बारे में उनके क्या विचार रहे हैं। प्रोफेसर घुरिये ने अनेक विषयों पर लिखा और उन्होंने जो अध्ययन पद्धति अपनाई वह ऐतिहासिक एवं भारत शास्त्रीय यानी इंडोलॉजी पद्धति रही है। जाति, वर्ग एवं व्यवसाय के बारे में यानी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोफेसर घुरिये की यह पुस्तक पूर्व में लिखी 2 पुस्तकों कास्ट एंड क्लास इन इंडिया तथा कास्ट एंड रेस इन इंडिया का ही विस्तृत रूप है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें जाति प्रथा के लक्षणों, स्वरूपों, विभिन्न युगों में जाति, प्रजाति एवं जाति, भारत के बाहर जाति के तत्वों, जाति की उत्पत्ति, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय एवं जाति, वर्ग के कार्यों एवं जाति के भविष्य आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक में व्यक्त विचारों की
विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इनके विचारों के बारे में। नीग्रो अफ्रीका में प्रजातीय संबंध, ये प्रोफेसर घुरिये की ही पुस्तक थी। इस पुस्तक में घुरिये ने अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव पर आधारित नीग्रो समस्या पर वैश्विक अध्ययन प्रस्तुत किया। इसमें प्रजातीय तनावों का उन्होंने उल्लेख किया। इनकी एक पुस्तक थी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियाँ। प्रोफेसर घुरिये ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक अपनी पुस्तक में भारत की जनजातियों की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कुछ भारतीय जनजातियों के सामाजिक संगठन, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक पूर्व में प्रकाशित द एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर नामक पुस्तक का ही परिवर्धित एवं संशोधित संस्करण है। अब इसके प्रथम अध्याय पर हम बात करेंगे। इसके प्रथम अध्याय में प्रोफेसर घुरिये ने जनजातियों के विभिन्न नामों जैसे आदिवासी, मूल निवासी, जनजाति, अनुसूचित जनजातियाँ आदि का उल्लेख किया है। भारत में विभिन्न वर्षों में हुई जनगणना में इनके लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 और 3 में जनजातियों का हिंदू, ईसाइयों एवं अन्य लोगों से संपर्क एवं उनके सात्मीकरण के कारण उत्पन्न तनावों और समस्याओं का उन्होंने उल्लेख किया है। अध्याय 4 और 5 में जनजातियों के प्रति अंग्रेज शासकों की नीति का वर्णन किया गया है। अध्याय 6 में जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु बुद्धिजीवियों द्वारा प्रस्तुत 3 दृष्टिकोण राष्ट्रीय उपवन, पृथक्करण एवं सात्मीकरण का उल्लेख किया गया है। अध्याय 7 में सभी का एक समन्वित दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के साथ घुरिये ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। इसी संदर्भ में जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु वेरियर एल्विन ने पुनरुद्धार एवं राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया। जे.एच. हट्टन ने पृथक्करण की नीति का सुझाव दिया। उनका मत था कि जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उनका पृथक अस्तित्व बनाए रखा जाए। अब हैं प्रोफेसर घुरिये के जनजातियों के बारे में विचार। प्रोफेसर घुरिये ने उपयुक्त दोनों ही दृष्टिकोणों की आलोचना की और उनके स्थान पर आत्मसात का सुझाव दिया। घुरिये का मत है कि आदिम जातियाँ हिंदू समाज का ही एक अंग होती हैं, यानी अंग हैं। ये पिछड़े हिंदू हैं। इनकी सभी सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हिंदू समाज के साथ आत्मसात में ही निहित है। यानी ये पिछड़े हुए, प्रोफेसर घुरिये का मत था कि अनुसूचित जनजातियाँ कोई अलग नहीं है, ये पिछड़े हुए हिंदू हैं और इनका सामान्य समाज के साथ, यानी इनका हिंदू समाज के साथ आत्मसात करके ही इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर घुरिये के समाजशास्त्रीय जगत को देन में से कुछ निम्नांकित हैं। अब हम प्रोफेसर जी.एस. घुरिये की समाजशास्त्रीय जगत को जो देन है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेसर घुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रदान किया तथा जाति का भारत शास्त्रीय विश्लेषण किया। दूसरा है, भारतीय जनजातियों को जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हिंदू माना तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वे उन्हें हिंदू समाज में आत्मसात करने पर सुझाव देते हैं। उनकी तीसरी देन नातेदारी के क्षेत्र में है। नातेदारी मानवशास्त्रियों के अध्ययन का विषय रहा है। उन्होंने नातेदारी का अध्ययन संबंधों के नामकरण तथा प्रारंभिक पारिवारिक एवं वैवाहिक स्वरूप क्या रहे होंगे के संदर्भ में किया। प्रोफेसर घुरिये की चौथी देन अपने लेखन में समाजशास्त्रीय शोधों का उल्लेख है। उन्होंने स्वयं कई शोध कार्य किए। उनके निर्देशन में ही केटी मर्चेंट ने 1930 से 33 में परिवार और विवाह पर परिवर्तित विचारों का अध्ययन किया। जी.एस. घुरिये की एक दिन यह भी है कि उन्होंने सदैव समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अपना अध्ययन केंद्रित किया और समाज की समस्याओं का अध्ययन और उन पर अपने विचार उसी तरह व्यक्त किए जिस प्रकार से 19वीं तथा 20वीं सदी के समाजशास्त्रियों ने किए। जी.एस. घुरिये को भारत में और विदेशों में एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री के रूप में ख्याति प्राप्त है। उनके बारे में रॉबर्ट मर्टन लिखते हैं,
उनके कार्य इस देश में लंबे समय तक जाने जाएंगे तथा उन्हें समाजशास्त्रीय सृजनकर्ता के प्रतीक के रूप में माना जाएगा। छठा है, जीएस घुरिये एक महान देन यह है कि उन्होंने देश को अनेक लब्ध प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रदान किए जो देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का अध्यापन कर रहे हैं। अब है प्रोफेसर जीएस घुरिये के जाति के संबंध में विचार। प्रोफेसर घुरिये ने जाति से संबंधित अपने विचारों की विस्तृत विवेचना कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक में की है और यही हमारा आज का टॉपिक है, यानी जाति, वर्ग एवं व्यवसाय। तो सबसे पहले हम जाति के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत, विभेद तथा जाति से लगाया जाता है। यानी कास्टा शब्द का प्रयोग अर्थ जो है मत से, विभेद से, जाति से लगाया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया तथा उसके बाद फ्रांस के अब्बे डुबोय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जे.एच. हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों यानी जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कारिक रूप से निर्धारित होते हैं। जे.एच. हट्टन ने रिजले की परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा कि रिजले ने जाति एवं गोत्र में भेद नहीं किया है। एक काल्पनिक पूर्वज से उत्पत्ति गोत्र की मानी जाती है, जाति की नहीं। C.H. कूले के शब्दों में जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह C.H. कूले की परिभाषा है जाति के बारे में। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, यह स्पष्ट है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। भारत में जाति का स्वरूप इतनी विभिन्नता लिए हुए है, इसकी कोई भी सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। यही कारण है कि कई विद्वानों ने जाति की परिभाषा देने के बजाय उसकी विशेषताओं का उल्लेख किया है। इनमें हट्टन, दत्ता, घुरिये आदि प्रमुख हैं। अब है जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की परिभाषा के विवाद में ना पड़ के उन्होंने जाति प्रथा की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। जीएस घुरिये ने बताया है कि जाति समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति में संस्तरण पाया जाता है। जाति में भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध पाया जाता है। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार पाए जाते हैं। जाति के अंतर्गत पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है। जाति में विवाह संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। प्रोफेसर घुरिये ने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया। उनका मत है कि आर्यों और अनार्यों के प्रजातीय एवं सांस्कृतिक संपर्क ने जाति प्रथा को जन्म दिया। रक्त शुद्धता की भावना के कारण ही आर्यों और अनार्यों ने कई उच्च एवं निम्न समूह बन गए। ब्राह्मणों ने अपने समूह को दूसरे समूहों के मिश्रण से मुक्त रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जिनके द्वारा ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान की गईं। अस्पृश्यता एवं अनुसूचित जातियों संबंधी विचार। प्रोफेसर जीएस घुरिये ने इसी पुस्तक के 9वें अध्याय में अस्पृश्यता और अनुसूचित जातियों पर भी अपने विचार दिए हैं। वे अनुसूचित जाति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, मैं
अनुसूचित जातियों की परिभाषा उन समूहों के रूप में करता हूँ जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूची आदेश में दिया गया हो। प्रोफेसर घुरिये द्वारा अस्पृश्य और अनुसूचित जाति के लिए प्रयुक्त किए गए विभिन्न नामों का भी उल्लेख किया गया है। अब है जाति तथा व्यवसाय के बारे में जीएस घुरिये के विचार। जीएस घुरिये ने व्यवसाय और जाति के संबंधों को स्पष्ट किया है। क्या जातियां अपना वंशानुगत व्यवसाय कर रही हैं? इस संदर्भ में घुरिये ने गाडगिल, एनवी सोवनी के आदि के सर्वेक्षणों का भी उल्लेख किया है। घुरिये का मत है कि जाति अपने उद्गम में व्यावसायिक नहीं है। इतिहास ने भी हमारे सामने ऐसी जातियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो भिन्न भिन्न व्यवसाय करती थीं तथा एक ही जाति के सदस्य की भिन्न भिन्न व्यवस्था होती थी। फिर भी हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही वर्णों के अनुसार व्यवसाय भी निर्धारित किए गए हैं। 19वीं सदी में यह विश्वास भी विद्यमान था कि प्रत्येक जाति का अपना परंपरागत व्यवसाय भी है, इसलिए वही उसके सदस्यों का वंशानुगत व्यवसाय है। जीएस घुरिये कहते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक वरिष्ठता तथा व्यवसायों अथवा व्यवसाय समूहों की श्रेणीबद्धता की लगभग सर्वसम्मत योजना विद्यमान थी। व्यवसायों के भारतीय मूल्यांकन में शारीरिक श्रम की तुलना में अशारीरिक श्रम के कार्य को उच्चतर मानने का लक्षण भी उसी प्रकार विद्यमान था, किंतु इसके अतिरिक्त एक और कारक भी महत्वपूर्ण था। वह है शुद्धता और अशुद्धता या पवित्रता और अपवित्रता का कारक। व्यवसायों को एक निम्न और अस्पृश्य जातियां अपवित्र कार्यों को करती थीं। प्रोफेसर घुरिये ने वर्ग और उनके कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस संदर्भ में घुरिये ने मार्क्स की वर्ग की अवधारणा का भी उल्लेख किया है। प्रोफेसर घुरिये ने जाति के भविष्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने जाति प्रथा को परिवर्तित करने वाले कारकों के साथ साथ जातीय नियमों में होने वाले परिवर्तनों का भी उल्लेख किया। जहां एक ओर अंग्रेजी शासनकाल में होने वाले परिवर्तनों ने जाति प्रथा के बंधन ढीले किए, वहीं उन्होंने जाति प्रथा को प्रोत्साहन भी दिया। जीएस घुरिये कहते हैं कि जातीय अस्पृश्यता और शुद्धता की भावना में बहुत परिवर्तन हुआ है। मासिक धर्म की भ्रष्टता और मृत्यु संबंधी अशुद्धता के पालन में नगरों और कस्बों में अन्य जातियों में ही नहीं वरन ब्राह्मणों में बहुत गिरावट भी आई है। फिर भी घुरिये मानते हैं कि जाति प्रथा का उन्मूलन सरल कार्य नहीं है। जाति प्रथा में हम जो वांछनीय क्रांति लाना चाहते हैं वह केवल राष्ट्रीय भावना एवं समाजवादी विचारधारा के प्रचार के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप ही नहीं आ जाएगी, वरन इसके लिए सतत प्रयत्न और उपाय करने होंगे। अब है जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक। वर्तमान समय में जाति में अनेक परिवर्तन हुए हैं और उसका परंपरात्मक स्वरूप विघटित हुआ है। जाति में परिवर्तन विघटन या उसे निर्बल बनाने वाले कारक इस प्रकार हैं। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक हैं पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, धन का बढ़ता हुआ प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रजातंत्र की स्थापना, धार्मिक आंदोलन, यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति, स्त्री शिक्षा का प्रसार, संयुक्त परिवारों के विघटन, जाति पंचायतों का ह्रास, जजमानी प्रथा की समाप्ति, नवीन कानूनों का प्रभाव, इस सभी के कारण जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए हैं। अब है जाति व्यवस्था में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट आई है, जातीय संस्तरण में परिवर्तन हुए हैं, पेशे के चुनाव में स्वतंत्रता आई है, भोजन संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन आए हैं, जन्म के महत्व में कमी आई है, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन हुए हैं, अस्पृश्य जातियों के अधिकारों में वृद्धि हुई है, जातीय समितियों का निर्माण हुआ है, जातियों के बदलते हुए संबंध
यानी जातियों में के जो संबंध है वह भी बदल रहे हैं। अब है क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जीएस घुरिये के विचार के बारे में। जाति व्यवस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को देखकर कई विद्वान यह निष्कर्ष देते हैं कि भारत में जातियां वर्ग का रूप ले रही हैं। उनका मत है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव के कारण जाति संरचना में परिवर्तन हुए हैं। जन्म का महत्व घटा है। व्यवसाय एवं जाति के आर्थिक आधारों में परिवर्तन हुआ है। जाति के अंदर ही वर्ग पैदा होने लगे हैं और विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक वर्ग में सम्मिलित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जातियों में परिवर्तन हो रहा है। जाति ने अपना जातीय संगठन बनाकर वर्ग की विशेषताएं ग्रहण की हैं। उदाहरण के लिए शहरों में हरिजनों की अपनी ट्रेड यूनियन है जो अपने हितों के लिए उसी प्रकार से संघर्ष करती है जैसे मजदूर वर्ग मालिक वर्ग से। इसी प्रकार से उद्योग में पाए जाने वाले श्रमिक संगठनों में सभी जातियों के सदस्य होते हैं। इन संगठनों के निर्माण का आधार जाति नहीं वरन समान व्यवसाय है। एक व्यवसाय में लगे विभिन्न जातियों के लोगों में वर्ग चेतना पैदा हुई है। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ही झंडे, मंच एवं राजनीतिक दल के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। देश के विभिन्न भागों में बनने वाले जातीय संगठनों में एकाधिक जातियों के सदस्य पाए जाते हैं। विशेष तौर पर निम्न जातियों द्वारा बनाए जाने वाले संगठनों में एकाधिक निम्न जातियां सम्मिलित हुई हैं। रजनी कोठारी ने गुजरात में क्षत्रिय समाज के संगठन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संगठन में एकाधिक जातियों के सदस्य हैं। इस प्रकार जाति जो कि पहले एक बंद व्यवस्था थी में अब वर्ग की भांति ही खुलापन आता जा रहा है। उद्योगों में ही नहीं वरन कृषि में भी यही स्थिति है। औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण व्यवसायों के नष्ट हो जाने से ग्रामीण दस्तकारी जातियां अपने व्यवसाय को छोड़कर कृषि कार्य करने लगी हैं और वे भूमिहीन कृषि के रूप में सर्वहारा वर्ग में बदल रही हैं। निम्न जातियों को वर्ग के रूप में बदलने में प्रजातंत्रीय व्यवस्था एवं उन्हें दिए गए आर्थिक राजनीतिक अधिकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी नौकरियों, विधानमंडलों एवं संसद आदि ने निम्न जातियों को दी गई सुविधाओं के कारण उनमें राजनीतिक सत्ता द्वारा अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जब एकजुटता होती है तब वे वर्ग की विशेषता ग्रहण कर लेती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि औद्योगिकरण के द्वारा या समय के बदलने के साथ साथ नगरीकरण के साथ साथ जातियों में परिवर्तन हो रहे हैं, उनके अंदर वर्ग बन रहे हैं और जातियां जो है वर्ग में परिवर्तित हो रही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर के.एल. शर्मा लिखते हैं कि जाति की प्रकृति संस्कारात्मक एवं धर्म सभा से हटकर चुनावों, व्यवसायों, नौकरी में अपने सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने के रूप में बदल गई है। लेकिन जातियां ना तो मार्क्सवादी हैं और ना ही वेबर द्वारा बतलाए गए वर्गों के रूप में बदलती हैं। संपूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि यह कहना भ्रामक है कि भारत में जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था में के रूप में परिवर्तित हो रही है। यानी जाति में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे हैं लेकिन पूरी तरह जातियां नहीं बदल रही हैं। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा में परिवर्तन आ रहे हैं। निम्न जातियों की स्थिति उच्च हो रही है। सरकारी नौकरियों के कारण वे अपनी परिस्थिति को उच्च बना रहे हैं। योगेंद्र सिंह ने लिखा है इसी संदर्भ में, किसी समान राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार कुछ जातियां संगठित हो जाती हैं और इस दृष्टि से उनमें वर्ग की विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं। लेकिन ये परिवर्तन क्षणिक है। ऐसे लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद जातियां पुनः अपने मौलिक प्रकारों जैसे वैवाहिक, सहभोजी एवं धार्मिक अनुष्ठान पर लौट जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है, प्रोफेसर घुरिये ने जो विचार दिए हैं जाति वर्ग में व्यवसाय के बारे में, उसके अंतर्गत हम जाति के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके अंतर्गत प्रोफेसर घुरिये ने स्पष्ट कहा है कि जातियों में परिवर्तन हो रहा है लेकिन पूरी तरह जातियां नहीं बदल रही हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।